ठीक है। थर्ड वन इज pronunciation with constant listening, reading and communicating. And fourth one is उसको फुल सेंटेंस में आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हायर प्रोफिशिएंसी कम्स फ्रॉम प्रोग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स यूज ऑफ द लैंग्वेज ओवर टाइम। मतलब तो आप समझ ही रहे हो इसका कि पहले क्या सीखते हैं, कम्युनिकेशन, ग्रामर बाद में। सेकंड है वोकैबुलरी, फ्रीक्वेंट यूज के बाद धीरे धीरे उन्हें खुद उनके भाषा कोश में जुड़ते जाते हैं, उनके वोकैबुलरी में जुड़ते जाते हैं जैसे जैसे वो यूज करते हैं। नए वर्ड्स उनके वोकैबुलरी में जुड़ते जाते हैं, उन्हें रटने या रटवाने की यानी उसकी जरूरत नहीं होती, रोट मेमोरी से वो याद नहीं कर पाते। और इसी तरह प्रोनाउंसिएशन भी उनका कैसे डेवलप होता है, कांस्टेंट लिसनिंग यानी वो सुनने से, पढ़ने से और कम्युनिकेट करने से। और इस तरह लास्ट वन की जैसे जैसे वो ग्रो अप होंगे बच्चे, उनकी जो लैंग्वेज एफिशिएंसी है उसमें कॉम्प्लेक्स यूज का भी, कॉम्प्लेक्स भी सेंटेंसेस भी बना पाएंगे जैसे जैसे वो बड़े होंगे। इससे ज्यादा है आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है ना, एक टॉपिक ही है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। देखा है सिलेबस? इसमें आपको हम बताएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। एक लिंग्विस्ट हैं हेरोल्ड ई पामर, हेरोल्ड HAROLD, हेरोल्ड ई PALMER पामर, उनके द्वारा दी गई जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। यानी प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड हेरोल्ड ई पामर्स प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। In this principle there are 9 principles. First one is principle of initial preparation. In this principle, first we have to know how would we prepare the students initially for the lecture. So when a teacher is going to teach certain topic, he has to ensure to build a rapport with students. She would do that with the help of certain exercises. After interaction, teacher should ask some previous questions to the students, and students would be able to know what is the topic to the dealt with the today. मीन्स क्या है इनिशियल प्रिपरेशन में कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टूडेंट्स को लेक्चर के लिए तैयार करना है। क्यों? वो मेंटली और फिजिकली लेक्चर सुनने के लिए क्लास में मौजूद हों, प्रेजेंट हों। फिजिकली तो होते ही हैं, कभी कभी मेंटली नहीं होते, तो इसके लिए टीचर को क्या करना पड़ता है, उनका जो अटेंशन है अपनी ओर खींचना होता है। इसके लिए उन्हें एक रेपो विकसित करना पड़ता है अपने और स्टूडेंट्स के बीच में। रेपो की स्पेलिंग क्या होती है? ROPO नहीं होगी, RAPPORT, टी साइलेंट होता है। रैपर्ड नहीं बोलते हम लोग, उसको रेपो बोलते हैं। RAPPORT यानी टीचर हैज टू बिल्ड ए रेपो विथ स्टूडेंट्स। और इसका तरीका क्या है
कि जब आप क्लास में इंटर करोगे तो उनसे कुछ एक्सरसाइजेज करवाओगे या कुछ सवाल पूछोगे जो वो पहले से जानते हों। यानी जिस क्लास में आप जा रहे हो उस क्लास के पहले क्या वो पढ़ चुके हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, या उनको कितना ज्ञान होगा। मान लो आप 6th क्लास में जा रहे हो तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वो कितना नॉलेज उनको उस लैंग्वेज का हो सकता है, और उसके अनुसार उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हो, और तब आगे आप क्या पढ़ाने जा रहे हो उससे उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, उसके लिए वो क्लास में प्रेजेंट हो मेंटली भी, और उस लेक्चर को सुनने के लिए ध्यान से देने को तैयार हो। तो पहला प्रिंसिपल इनका यही है कि इनिशियल डिप्रेशन। सेकंड है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन एक थ्योरी वैसे सब साइकोलॉजी पे बेस्ड है। एक हैबिट फॉर्मेशन की थ्योरी है साइकोलॉजी में, हल्स की थ्योरी, उस पे है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि हाउ वी विल बी कल्टिवेट द स्टूडेंट्स टू टीच या टू इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज, कि हम कैसे उनमें ये जगा पाएंगे कि वह डेली लाइफ में भी इस भाषा का यूज करें। तो कहते हैं कि इसके लिए क्या तरीका है, बाय द वे ऑफ इमिटेशन, रिपीटिशन एंड वे ऑफ ड्रिलिंग एक्सरसाइजेज। हम उनसे अनुकरण करने को कह सकते हैं, बार बार रिपीट करने को कह सकते हैं, और अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेज उन्हें दे सकते हैं। और द टीचर शुड ऑल्सो इनकरेज टू द स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश इन देयर डेली लाइफ, ताकि उनके अंदर जो हेजिटेशन है वह दूर हो जाए, और उस इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो उसको वो अच्छी तरह सीख सकें। और जब तक वो डेली लाइफ में इसका यूज नहीं करेंगे, इस तरह की जो आदत है उनमें फॉर्मेशन उसका नहीं हो पाएगा। तो इस लिए कहते हैं कि हैबिट फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि पहले तो उन्हें इनकरेज किया जाए कि आप इसे अपने डेली लाइफ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच इसे बोलो, और ताकि आप उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इमिटेशन भी है, यानी अनुकरण भी इसकी जैसे एक इसका प्रयास है, रिपीटेशन के द्वारा कर सकते हैं, और अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेज बनाकर एक्सरसाइजेज दे के भी किया जा सकता है। थर्ड कहते हैं एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी क्या है, सेंटेंसेस जो बनाएंगे वो एक्यूरेटली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम सेंटेंस का अर्थ तो सही निकलता होता है लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते। आप जैसे खुद देखते हो कि नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, उन सब का एक रूल है। तो अगर उसके अनुसार नहीं सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, वह सेंटेंस एक्यूरेट नहीं कह सकते ना, वो ग्रामेटिकली चूंकि इनकरेक्ट होगा, इसलिए वह सेंटेंस भी एक्यूरेट नहीं कहलाएगा। तो कहते हैं कि टीचर हैज टू फॉलो करेक्ट प्रिंसिपल्स एंड correct formation of sentences. The student will learn how to form correct sentences. The teacher should be ensure everything should be accurate in terms of tenses, in terms of use of part of speech, and other things जो भी हम लोग ग्रामर में यूज करते हैं वह सही से वह यूज कर पाए। जैसे कोई भी एक सेंटेंस आप जैसे ले लो कि इट्स ए मैंगो, इसमें पहले क्या है, ही क्या है, ही इट्स ए मैंगो। इस सेंटेंस में अगर आप ही मैंगो इट्स करोगे तो क्या सही होगा? हेलो,
तो कहते जब हम ही इट्स ए मैंगो लिखते हैं तो क्या है इसका मतलब कि इट्स, ही के बाद इट्स आता है, इट्स के बाद ए मैंगो, यानी इसका एक नियम है कि कौन चीज कहाँ होनी चाहिए, वर्ब का यूज कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज कहाँ करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ करेंगे। अगर इसे अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो वह एक्यूरेट सेंटेंस या ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो इसको आप एक लाइन में कह सकते हो कि एक्यूरेसी मीन्स राइटिंग प्रॉपर वर्ड्स एट प्रॉपर प्लेस विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। कह सकते हैं ना कि एक्यूरेसी मीन्स राइटिंग प्रॉपर वर्ड्स एट प्रॉपर प्लेस विदाउट एनी स्पेलिंग एरर और मिस्टेक। बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के हर वर्ड्स अपनी जगह पे होने चाहिए, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो या ऑब्जेक्ट हो। देन दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एक्यूरेट सेंटेंस और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो अभी तक 3 पॉइंट आपको बताया हमने। इनिशियल प्रिपरेशन यानी प्रारंभिक तैयारी बोल सकते हो हिंदी में। दूसरा क्या, हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत का विकास। तीसरा एक्यूरेसी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये ध्यान नहीं है, शुद्धता, शुद्धता बोल सकते हैं, हाँ। इसी तरह फोर्थ है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन यानी कैसे पढ़ाएंगे हम, एक ग्रेड बनाएंगे ना हम, तो मूविंग फ्रॉम इजियर टू डिफिकल्ट। एक टीचिंग किस कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ा है, टेक्नोलॉजी में था। हाँ, उसमें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए हुए हैं 7। उसमें पहला यही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसी तरह है क्या है, हाँ, नोन टू अननोन। इसी तरह गए होल, पार्ट टू होल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह है ना, बहुत सारे सूत्र हैं। इसमें पहले जो 2 है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ग्रेडेशन में, कि नोन टू अननोन या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या इजी टू डिफिकल्ट। कि पहले हम जो इजियर है उन चीजों को बताएंगे, फिर जो डिफिकल्ट है उनको समझाएंगे, तो स्टूडेंट्स उसको जल्दी ग्रैस्प कर पाएंगे और जल्दी समझ पाएंगे। इसके आप देर से आते हैं लोग। इसके लिए भी हम कर सकते हैं कि जैसे एक्सरसाइजेज देते हैं तो हम उसे पहले जो उनकी कैपेसिटी, उनकी एबिलिटी के लायक एक्सरसाइजेज है वो देंगे। इसके लिए एक फ्रेज भी है, ईयर बिफोर द आइज, यानी इजियर टू डिफिकल्ट। अभी फ्रेजेज आप पढ़ते नहीं हो, यूज नहीं करते हो सेंटेंसेज में, इसीलिए इसको और भी कुछ कहा गया है कि मूविंग रिप्रोडक्टिव स्किल बिफोर बिफोर प्रोडक्शन, यानी जो वो पहले से जानते हैं पहले वो देना चाहिए, फिर जो नहीं जानते हैं उस पहले सिखाना चाहिए फिर देना चाहिए। एक्सरसाइजेज की बात कर रहे हैं कि पहले जो उन्हें आता है उस टाइप के वो जो कर सकते हैं उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्किल, यानी उन्हें जो पहले से आता है वो देने के बाद उनसे उम्मीद कर सकते हैं, यानी उसको पहले इमिटेशन कराते हैं फिर कुछ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया बताएंगे। इसके कहीं कहीं आप देखोगे तो हमने पामर्स में ये चीज नहीं है, एक चीज जो आपको हम ही थोड़ा बताने जा रहे हैं आपको। जैसे ग्रेडेशन में कहीं कहीं आप देखोगे इसमें कुछ अलग चीज है।
ये पामर्स पे नहीं है, ये कहीं और से हमने लिया है कि ग्रेडेशन मीन्स प्लेसिंग द लैंग्वेज आइटम्स इन एन ऑर्डर। फिर से सुनिए, ग्रेडेशन या लैंग्वेज मटेरियल, या इसको आप जोड़ के बोल सकते हो कि ग्रेडेशन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल मीन्स प्लेसिंग द लैंग्वेज आइटम्स इन एन ऑर्डर। समझ रहे हो? ग्रेडेशन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल मीन्स प्लेसिंग द लैंग्वेज आइटम्स इन एन ऑर्डर। Grading involves grouping and sequence. Grading involves grouping and sequence. Grouping concerns the system of language and its structures. यानी पहले हमने आपको कहा कि grading involves grouping and sequence. Then grouping concerns the system of language and its structures. Grouping the system of language means what sounds, words, phrases and meanings are to be taught. यानी यहाँ कह रहे हैं कि हम जो ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, ग्रुपिंग की ग्रेडेशन में ग्रुपिंग की बात करते हैं, और ग्रुपिंग में कहते हैं कि जो वर्ड्स हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं उनको एक ग्रुप में, जो सिमिलर वर्ड हो या फ्रेज हो या कुछ भी हो, वो अगर उसका साउंड या सेम हो तो उसको एक ग्रुप में रखते हैं। जैसे कह रहे हैं, इन्होंने पहला एक ग्रुप बनाया फोनेटिक ग्रुपिंग। दिस इज कॉल्ड फोनेटिक, PHONETIC, फोनेटिक ग्रुपिंग। दैट इज ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू साउंड्स। जैसे फोनेटिक्स आप जानते ही हो कि साउंड की बात करता है, तो फोनेटिक ग्रुपिंग में grouping according to sounds. For example, words having the same sound are placed in one group. कि जिन शब्दों के उच्चारण में सेम साउंड की सुनाई देता है उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैट, बैट, मैट, फैट, क्या है, सबकी एक तरह की स्पेलिंग है, एक तरह से साउंड हो रहा है, होता है कि नहीं अखिलेश? कैट, बैट, मैट, फैट, ये सब क्या है, एक तरह का है। इसी तरह बिट, फिट, हिट, इस तरह बहुत सारे आप वर्ड्स देख सकते हो, है ना। इट, IT, BIT, बिट, FIT, फिट, HIT, हिट, ये सब क्या है, एक तरह से साउंड कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को एक ग्रुप में रखेंगे तो इसको कहते हैं फोनेटिक ग्रुपिंग, कि एक तरह से साउंड कर रहे हैं। दूसरा इसमें कहते हैं, दूसरा जो टाइप है लेक्सिकल ग्रुपिंग, LEXICAL, लेक्सिकल, LEXICAL, लेक्सिकल ग्रुपिंग। कहना है दैट इज ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशंस। इसमें कहते हैं जैसे एक जगह काम करने वाले जो लोग होते हैं उसको लेक्सिकल वर्ड्स या लेक्सिकल सिचुएशन। जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं स्कूल, तो स्कूल में क्या क्या होते हैं बताओ। एक स्कूल की कल्पना करो, उसमें कौन कौन से लोग और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, बताओ निकिता। हाँ, जैसे स्कूल है तो इसमें सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, इसमें क्लासरूम होंगे, लाइब्रेरी, हाँ, स्कूल में टीचर, हेडमास्टर, प्यून होंगे, क्लासरूम होंगे, लाइब्रेरी जो होगी। तो एक इसको क्या कहते हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर ग्रुप्ड अराउंड स्कूल, तो दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल ग्रुपिंग। इसी तरह आप किसी ऑफिस का भी एग्जांपल ले सकते हो कि अगर बैंक है तो बैंक में क्या क्या हो सकता है।
लाइब्रेरी है, सिर्फ लाइब्रेरी है मान लो, तो वहाँ क्या क्या हो सकते हैं इस तरह। थर्ड ग्रुपिंग की है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, ग्रुपिंग टू सिमिलर पैटर्न्स एज माई बुक, हिज बुक, इन द रूम, इन द क्लास, यानी ये थोड़े थोड़े दो दो वर्ड टू वर्ड के वर्ड्स हैं इसमें, मैंने लेकिन ये ग्रामेटिकली सेम है। ये माई बुक कहो, हिज बुक कहो, योर बुक कहो, देयर बुक कहो, ये क्या है, सारे के सारे एक ग्रुप में आएंगे। इन द रूम कहो, इन द क्लास, इन द गार्डन, इन द सिनेमा हॉल, इन द मार्केट, कुछ भी कह सकते हो, क्या होगा, ये सारे एक ग्रुप में आएंगे। फोर्थ है आपका सिमेंटिक ग्रुपिंग, SEMANTIC, सिमेंटिक ग्रुपिंग, दैट इज ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स, यानी एक तरह के अर्थ निकलते, यानी एक तरह के काम होते हो जैसे उन चीजों से, जैसे हमने रख दिया इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये भी हो गए, ये भी रख सकते हैं बाइसिकल, रिक्शा, कार, ट्रेन, प्लेन, क्या है ये सब एक जैसे वर्ड है जिनसे कुछ अर्थ निकलता है, इसको कहते हैं सिमेंटिक ग्रुपिंग। और फिफ्थ है स्ट्रक्चर ग्रुपिंग, दैट इज ग्रुपिंग इन द स्ट्रक्चर्स, मीन्स हाउ द selected items fit into the other। स्ट्रक्चर ग्रुपिंग यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट इज ग्रुपिंग इन द स्ट्रक्चर्स, मीन्स हाउ द selected items fit into the other। जैसे पहले क्या होता है, पहले जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्या होता है, साउंड को सुनकर, तो साउंड किस में फिट करता है, वर्ड्स में, तो द साउंड इनटू द वर्ड्स, द वर्ड्स इनटू द फ्रेजेज, यानी छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, कुछ वर्ड्स मिलकर क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, साउंड्स मिलकर वर्ड बनाते हैं, वे करते हैं कि सिलेक्टेड आइटम्स फिट इनटू द अदर, the sound example, the sounds into the words into the phrases, the phrases into the clauses। जो अगर हम सेंटेंस के भी क्लॉज हमने पढ़ा ही नहीं है, क्लॉज अगर आप जानते होंगे तो एक सेंटेंस में दो क्लॉज भी हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे भी होता है, जब बताएंगे तभी आप समझोगे, कल बताएंगे। into the clauses and sentences and the sentences into the context, यानी ये पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रक्रिया बता रहे कि सेंटेंस फॉर्म कैसे करता है, कि पहले जो हम साउंड सुनते हैं वह वर्ड्स में उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, वर्ड्स जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, छोटे छोटे फ्रेज बनाते हैं सेंटेंस में, उसको सेंटेंस नहीं बोलते, फ्रेज बोलते, और जब छोटे छोटे फ्रेज जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, क्लॉज, यानी सेंटेंस का हाफ पार्ट भी हो सकता है, और जब एक क्लॉजेज जुड़ते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, और जब काफी सारे सेंटेंसेस बनते हैं तो कोई कॉन्टेक्स्ट बनता है, किसी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो दो चार सेंटेंस बोलते हैं। तो इस तरह 5 तरह की ग्रुपिंग बताई है किसी और ने ग्रेडेशन के अंतर्गत, कि हम ऐसे ग्रेडिंग करते हैं, इसने ग्रेडिंग को अलग चीज ले लिया एक तरह से, कि ग्रेडेशन में क्या होता है कि लैंग्वेज को हम लैंग्वेज की ग्रेडिंग करते हैं। तो ये चौथा पॉइंट था आपका ग्रेडेशन। पांचवा भी पढ़ा दूं, 9 टोटल 9 पॉइंट्स हैं। 5 है प्रोपोर्शंस, पहला हमने बताया आपको इनिशियल प्रिपरेशन, सेकंड हैबिट फॉर्मेशन, थर्ड एक्यूरेसी, फोर्थ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में हमने आपको थोड़ी डिटेल चीजें भी बता दी, आप वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ उतनी ही कर, जितना पहले बताया उतना ही कर सकते हो। ये जो ग्रेडेशन हमने बताया, ये हमने बताया ग्रेडेशन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल, प्लेसिंग द लैंग्वेज आइटम्स इन एन ऑर्डर।
यानी जो लैंग्वेज आइटम्स हैं उनको किस तरह हम किस ऑर्डर में प्लेस करते हैं, और इसके लिए इन्होंने ग्रुपिंग की बात कही, और ग्रुप जो है उन्होंने 5 तरह के बताए: फोनेटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, और ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, और बताओ सिमेंटिक ग्रुपिंग और स्ट्रक्चर ग्रुप। हाँ, ये आप चूंकि ये कहीं और से लिया है इसीलिए हमने बताना, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए आपको, जितना आप जान सको। वैसे आप सिंपल वे में कह सकते हो कि ग्रेडेशन मीन्स इजियर वन टू डिफिकल्ट। जब बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, अगर लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं, तो क्या है कि पहले हम उनको इजी चीजें सिखाएंगे, फिर उन्हें डिफिकल्ट चीजें, यानी स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। एक बार पहले यानी या तो पहले नोन जो जानते हैं उनसे उनको रिवाइज कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, रिकॉल कराएंगे, फिर उससे जो नई चीजें सिखाने जा रहे हैं उसको कनेक्ट करेंगे। तो आप ये 2 फॉर्मूला याद रखेंगे, तब भी आप इस पॉइंट को लिख ले सकते हैं। और एक किसके द्वारा होगा, वही नोन टू अननोन में यही होता है कि जब कोई टीचर पहले क्लास में जाता है तो वो क्या करता है, सीधे अपने टॉपिक पे शुरू नहीं हो जाता, वह पहले जो पढ़ाई गई चीजें हैं उनको रिवीजन कराता है या रिकॉल कराता है, फिर उससे दूसरे जो उस दिन पढ़ाने जाता है उसको वह कनेक्ट करता है, फिर आगे वह चैप्टर शुरू करता है या टॉपिक शुरू करता है। तो इस तरह 4 पॉइंट हुए। 5वां पॉइंट है आपका प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस कहते हैं कि जो ग्रेडेशन है और प्रोपोर्शन है दोनों हैंड इन हैंड कहते हैं इसको, कि एक तरह की चीजें हैं। जैसे ग्रेडेशन में हमने ध्यान रखा कि स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है और इजियर टू डिफिकल्ट जाना है, इसी तरह प्रोपोर्शन में यह ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीजें किस प्रोपोर्शन में किस मात्रा में स्टूडेंट को सिखानी है, वह स्टूडेंट किस क्लास का है और वह कितना सीख सकता है। यानी एक बैलेंस्ड रूप लेके चलना पड़ता है, बैलेंस्ड फॉर्म में चलना पड़ता है कि अगर वह 8th क्लास का स्टूडेंट है तो हम उसे 8th के लेवल की ही चीजें सिखाएं, उसी अनुपात में सिखाएं जिस अनुपात में वह सीख सकता है। कहते हैं कि ग्रेडेशन इज लेवल बट प्रोपोर्शन इज हाउ मच टू एंड व्हाट एक्सटेंट टू से समथिंग या टू लर्न समथिंग टू द चाइल्ड। In the proportion it also says कि how to plan different skills according to the standard of the class, कि how to plan different skills according to the students of the class, कि जो डिफरेंट क्लासेज हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड है क्लासेज के, 6th है 7th है, तो हमें उनके क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही अपनी स्किल्स उन्हें क्या सिखाना है या तय करके या सोच कर जाना होता है। और इसमें हम देखते हैं कुछ, अब इस कहते हैं कि इससे हम कैसे तैयार करें, तो इसमें तो कंपोजिशन के द्वारा, ड्रिलिंग एक्सरसाइजेज के द्वारा और डिस्कशन के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस तरह सीख सकता है और किस प्रोपोर्शन में सीख सकता है। कहते हैं कि कोई बच्चा सुनकर जल्दी सीखता है, कोई बच्चा बोलकर लिखकर जल्दी सीखता है, तो ये तो उनके ऊपर है, लेकिन टीचर को हर किसी का ख्याल रखते हुए उसी प्रोपोर्शन में सीखने को प्रेरित सिखाना चाहिए ताकि वो सीखने को प्रेरित हो सके। प्रोपोर्शन में तो इतना ही है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीटनेस, CON, कॉन्क्रीटनेस की स्पेलिंग बता सकते हो? हाँ ठीक है, कॉन्क्रीटनेस
इसलिए पूछ देते हैं, और लोग कुछ लोग नहीं भी ध्यान देते ना, इसलिए। इसमें प्रोपोर्शंस में कुछ और भी बातें कही गई है, जैसे कंट्रोल्ड कंपोजिशन विथ प्रीपोजिशन। अब ये सब थोड़े टफ वर्ड्स हैं, इसे फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये ज़्यादा लंबा हो जाता है इस तरह। बस इतना आप इसमें लिख सकते हैं कि टीचर हैज ए इम्पॉर्टेंट रोल, हाउ मच क्रिएटिव and composition has been given to the students according to the level of the class, and a teacher should try to teach these things according to their level and their standard of the class, and जो भी वो सिखाएगा वो क्या है, वह बैलेंस्ड होना चाहिए, जिस क्लास में है उसके अनुसार होना चाहिए। कॉन्क्रीटनेस में यही है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न बेटर विद द ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी स्टूडेंट्स सीखते हैं वो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे अगर उनको लिविंग ऑब्जेक्ट से सिखाया जाए, या फिर किसी नहीं कहते हैं उसको टीचिंग मटेरियल, उसके द्वारा सिखाया जाए। अगर जो चीज़ आप मान लो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, तो उसके पास आपके पास अगर ग्लोब हो, चार्ट हो, कोई मॉडल हो, तो आप उसको अच्छी तरह समझा सकते हो। लेकिन आप सिर्फ लेक्चर मेथड से सिखाना चाहो तो क्या होगा, वह उतनी अच्छी तरह नहीं सीख पाएगा उस विधि की तुलना में, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की तुलना में लेक्चर मेथड उतना प्रभावशाली वहाँ पर नहीं होगा। इसी तरह कहते हैं कॉन्क्रीटनेस में अगर लाइव थिंग्स हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी अगर आप उसे ऑब्जेक्ट जो दिखा रहे हो रियल ऑब्जेक्ट्स हो तो वो और भी बेटर होता है और भी यूजफुल होता है। जैसे आप बायो पढ़ा रहे हो, आप क्या अगर उनके सामने रियल बायो में आप रूट पढ़ा रहे हो, स्टेम पढ़ा रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे रियल ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आप उन्हें दे सकते हो, आप उन्हें दिखा सकते हो। तो ये कहते हैं कि कॉन्क्रीटनेस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स। नाउ 7th पॉइंट इज इंटरेस्ट। पहले भी हमने आपको बताया कि किसी भी भाषा हो या किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, इंटरेस्ट। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा आप उसको अच्छी तरह नहीं सीख पाओगे। तो हियर द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ वी कल्टिवेट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट कैसे उत्पन्न या कैसे उत्पन्न कर पाएंगे। तो इसके लिए भी यही कहा जाता है कि आप जितनी अच्छे टीचिंग एड्स का यूज करोगे उतना ही उनमें इंटरेस्ट उत्पन्न हो पाएगा। रुचि उत्पन्न करना बहुत डिफिकल्ट काम है, ये तो पता होगा, चल गया होगा आपको भी जब से बीएड में आए हो। तो लेकिन है कि हमें ऐसी विधियां मैंने अपनानी पड़ेगी, यानी हाउ वी कल्टिवेट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, then we can use effective teaching aids, different teaching methods, as for example discussions, essay, crossword puzzles, and other different techniques used by the teacher. इसमें टीचर, it depends also on the teacher because he knows their students, their class, कि वह अपने क्लास में कौन सी विधि अपनाएगा जो ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगी और जो ज़्यादा इंटरेस्ट से बच्चे सीख पाएंगे। और लैंग्वेज में इंटरेस्ट उत्पन्न करना थोड़ा डिफिकल्ट और ये भी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए जैसे कुछ बच्चे इससे लिखना पसंद करते हैं और अगर वो बिल्कुल करंट मुद्दे हों तो ज़्यादा अच्छी तरह लिख पाते हैं,
कुछ बच्चे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, तो उनको अगर लैंग्वेज सीखने के बाद डिस्कशन के लिए इनकरेज किया जाए और ग्रुप्स में डिस्कशन हो, तो वो हो सकता है उसमें वो बिना हेजिटेशन के अपने लैंग्वेज का यूज कर पाए और इस तरह धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाए। 8th है रेशनल ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन। रेशनल ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन कहते हैं कि वी शुड डू अ जस्टिफिकेशन फॉर द ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन इन आवर क्लासरूम्स। वी ऑलवेज स्टार्ट विथ अ syllable, then word, two word, then sentences, and then different sentences, then paragraph, then chapter। तो कहते हैं कि एक रेशनल ऑर्डर होता है प्रोग्रेशन का, यानी हम कैसे उसको सिखाते हैं उसका एक ऑर्डर है, स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। छोटे बच्चे को जब क्लास में आता है तो उसको सिलेबल, पहले सिलेबल की पहचान कराते हैं। जब वो सिलेबल सीख जाता है तब हम उसको वर्ड सिखाते हैं, सिंगल वर्ड, देन टू वर्ड। उसके बाद वह सेंटेंसेस बनाना सीखता है, फिर वह डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनाना सीखता है। फिर जब वह तरह तरह के सेंटेंसेस सीख जाता है तो वो एक पैराग्राफ लिख सकता है, फिर वह एक चैप्टर भी लिख सकता है। और देन उसे इस तरह हमने क्या देखते हैं कि इसमें एक क्रम है, सीक्वेंस है। इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन, कि प्रोग्रेस का एक ऑर्डर है सिलेबल से लेकर पैराग्राफ और चैप्टर तक। कहें कि जब आप, लेकिन इसमें जब कोई 8th क्लास में एक बच्चा है तो आपको ये पता है कि वह सिलेबल से फेमिलियर है, वर्ड से फेमिलियर है, उससे परिचित है, सेंटेंसेस बनाना जानता है, देन आप उससे उसकी आगे की चीज सिखा सकते हो, आगे की टास्क दे सकते हो, आगे के एक्सरसाइजेस करवा सकते हो। लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि चिल्ड्रन विल लर्न स्टेप बाय स्टेप। वो जो सीखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे। हम उन्हें सीधे ही कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं सिखा सकते। उसी को कहा जाता है रेशनल ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेशन। और लास्ट वन इज मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच है, इसमें है कि आप कोई भी, आप जो भी तरीका चाहो जिससे आप सिखा सको उस तरह के मेथड्स आप अपना सकते हो। कहा जाता है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई बच्चा रेलवे प्लेटफॉर्म पर, म्यूजियम पर एस्से लिखे और वह उस स्थान को जानता ही नहीं है, तो जो पढ़ा हुआ है वो रटा हुआ है वो तो लिख लेगा, लेकिन अगर अच्छा होगा कि उसे उस जगह का, जगह पर ले जाया जाए, वह उसे देख कर आए और तब उस पर लिखे, तो क्या होगा, वो अच्छी तरह लिखेगा, अच्छी तरह जान पाएगा, अच्छी तरह उसके बारे में बता पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इफ यू एक्सपेक्ट टू द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे ऑन एनी थिंग who does not know, then you have to try to plan a tour or to know the students about that things or places। ये टीचर को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वह बच्चा उस बारे में अगर अच्छी तरह लिख से पढ़ेगा, जान पाएगा, तो उसके लिए कौन सी लाइन ऑफ अप्रोच सही होगी। ठीक है, तो कितने बता दिए आपको हमने, 9। कुछ ध्यान है, एक बार आप मुझे केवल पॉइंट्स बता दो कि दिस इज कॉल्ड हैरोल्ड डी पैमर्स प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसका नाम डाल के कहीं ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा कहीं। और देयर आर 9 प्रिंसिपल्स। पहला इनिशियल प्रिपरेशन, सेकंड वन इज हैबिट फॉर्मेशन,
third one is accuracy, fourth one is gradation, fifth sixth concreteness, seventh interest, eighth rational order of progression, and ninth multiple lines. अब बताओ इन पॉइंट्स में आपको कुछ दिक्कत है या समझ गए? बोलो। ये अलग अलग आपको पॉइंट्स में डिफरेंस भी मिलेगा, क्योंकि इसमें किसी ने दिया हुआ है, जैसे तो पहला पहला पॉइंट है उसका इमिटेशन, सेकंड है मोटिवेशन, आप उसे, लेकिन इसका कॉमर्स में नहीं है, दूसरे किसी की थ्योरी या दूसरे किसी ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं। पता है आपको लिंग्विस्ट भी अलग अलग होते हैं। जब किसी भाषा का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक। और जो भाषाविद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट। तो ये कई सारे ऐसे जो लिंग्विस्ट हैं उन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो किसी ने और ने दिया है, उसका पहला फर्स्ट पॉइंट है इमिटेशन, सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन। इमिटेशन मीन्स क्या कि व्हेन अ टीचर टीचर्स इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट imitates their pronunciation, their formation of sentences, and then he learn that method कि जो भी टीचर क्लास में जिस तरह सिखाता है, जिस तरह प्रोनाउंसिएशन करता है, उसी को टीचर ये स्टूडेंट भी उसी का अनुकरण करता है, उसी का इमिटेशन करता है और सीखता है। सेकंड आएगी इमिटेशन, और उन्हें कहते हैं कि इसके लिए स्टूडेंट्स को बार बार उसका अनुकरण करना चाहिए, तभी वो उस लैंग्वेज को सीख पाएगा। सेकंड कहते हैं मोटिवेशन। तो जैसे इंटरेस्ट हर चीज के लिए जरूरी है, हर कोई चीज सीखने के लिए, इसी तरह मोटिवेशन भी जरूरी होता है। यानी जब तक आप उसको सीखने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, आप उसे सीख नहीं पाएंगे। तो इस तरह अलग अलग जगह अलग अलग चीजें भी हैं। इस एक आध जगह ये भी मिलेगा आपको कि यूज मदर टंग, जो हम लोग हमेशा करते हैं आपस में स्पेरिंगली, कि द मदर टंग शुड बी स्पेरिंगली एंड जुडिशियली यूज्ड ड्यूरिंग टीचिंग इंग्लिश। ऑफ कोर्स एट द अर्ली स्टेज some explanations will have to be given in pupils mother tongue. It is important that students don't use their mother tongue in the classroom. कहीं कहीं इसके लिए मना करते हैं कि जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इंग्लिश सिखा रहे हो, तो हिंदी का प्रयोग मत करो। लेकिन एक लिंग्विस्ट है, उनका कहना है कि नहीं, आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जो हैं पहले जो भाषा, पहली भाषा जो होती है वो क्या होती है? उनकी मदर टंग ही होती है। तो अगर आप पहले उनको मदर टंग में बताकर फिर उसे दूसरी भाषा में सिखाते हो, तो वो उसे सीखने में उन्हें आसानी होती है और वो उसे अच्छी तरह सीख लेते हैं। ठीक है ना, आप इसे देखना। जैसे और भी है एक पॉइंट, कहीं और से लिया है हमने, ये कॉमर्स की नहीं है, स्पाइरल अप्रोच। इसको कहते हैं स्पाइरल अप्रोच। इसमें है कि द स्पाइरल अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग शुड बी फॉलोड। Previously taught vocabulary and structure should be reintroduced in subsequent units whenever logical or possible. This is a spiral approach. Once again you can hear the spiral approach to language learning should be followed. Previously taught vocabulary and structures should be introduced in subsequent units whenever logical or possible. This is a spiral approach. Means क्या कि इस स्पाइरल अप्रोच में कहते हैं कि
जब हम कोई भाषा सीख रहे हैं तो वह जो हमने पहले सीखा हुआ है उससे भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं और तब आगे बढ़ना चाहिए, तब उस भाषा को हम जल्दी अच्छी तरह सीख पाते हैं। इसको स्पाइरल अप्रोच भी बोलते हैं। किन्हीं और की प्रिंसिपल में किन्हीं और के अनुसार है। हर एक की तो हम आप पढ़ नहीं सकते, आपको जिनकी अच्छी लगे वो देख लेना। इमिटेशन में उन्हीं का कहना है, ब्राउन है या पता नहीं कौन है, इमिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। नो लर्नर बाय हिमसेल्फ एवर इन्वेंटेड लैंग्वेज। यानी इमिटेशन के द्वारा ही कोई स्टूडेंट लैंग्वेज सीख सकता है, क्योंकि कोई भी लर्नर खुद से लैंग्वेज इन्वेंट नहीं करता। बचपन में क्या होता है, हम अपने माता पिता का या फैमिली मेंबर्स को अनुकरण करते हैं और बाद में भी जो टीचर सिखाते हैं या जिनसे हम सीखते हैं उनका अनुकरण करते हैं। तो ये सब मैं काफ़ी है, इसको आप पढ़ोगे या तो नेट पे देखना, हैरोल्ड डी पैमर्स प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग करके सर्च करना, मिल जाएगा कहीं। ठीक है, चलो आज की क्लास खत्म होगी, अब कल पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स थोड़ा। ओके, समझ में आ गई ना? पढ़ के देखना, नहीं आई होगी तो फिर बोलना इसमें से जो पॉइंट समझ में ना आए। चलो।